हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। मुझे बहुत खुशी है कि मैं ये वीडियो आज आपके लिए लेके आ रहा हूँ और मैं इसको अपने दोनों चैनल्स पर अपलोड करूँगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक नए आयाम को खोल देगी। आज मैं अपने एक पेशेंट को फॉलोअप ले रहा था। पहले मैं उसकी ऑडियो क्लिप सुनवा देता हूँ आपको, और उनकी ऑडियो क्लिप सुनने के बाद में हम उनके बारे में डिस्कशन करते हैं और आपको पता लगेगा कि आपके जीवन में सम्मोहन कितना बड़ा रोल प्ले करता है। मैं जो पहले बात करता हूँ आपके कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस ब्रेन की, आपके दिमाग के पावर की, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ को आपका सबकॉन्शियस ब्रेन किस तरह से कंट्रोल करके रखता है। मतलब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, और ये इसके लिए बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो मैं आज शाम ही अपने पेशेंट का फॉलोअप ले रहा था, जिन्होंने मुझे ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी। अभी हमारा कॉन्वर्सेशन सुनिए। ये जो कॉन्वर्सेशन है ये एक दिन का नहीं है, ये 3-4 दिन का है। मतलब पहले उन्होंने मुझे एक दिन मैसेज किया, अगले दिन मैंने उनको रिप्लाई किया, फिर अगले दिन उन्होंने मेरे को मैसेज किया, फिर अगले दिन मैंने उनको रिप्लाई किया। क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट्स होते हैं तो एक मैसेज का रिप्लाई हमें अगले दिन मिलता है। हाँ, अगर किसी को इमरजेंसी होती है तो उनको कॉल करके बात कर ली जाती है। तो ये जो चैट है ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आपका दिमाग आपको किस तरह से बिना आपकी परमिशन लिए आपको कंट्रोल करके चलता है। कितने बड़े आत्म सम्मोहन में आप लोग जी रहे हैं आज तक, और क्यों कुछ चीज़ें कभी चेंज नहीं होती हैं, और क्यों कुछ चीज़ों का आंसर आपके पास में नहीं है। तो मैं आज हर तरीके से आपको साइंटिफिकली आंसर दूंगा। तो चलिए अब हम शुरुआत कर लेते हैं इनकी, फिर हम बात करते हैं आगे। हरे कृष्णा सर, हार्ड स्टूल और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जस्ट की तरह प्लीज़ कोई प्रॉब्लम बताइए, क्योंकि अब 2 महीने की दवाई आ चुकी है। जी, उन्होंने कहा कि हार्ड स्टूल एंड कॉन्स्टिपेशन। जिन लोगों को पता नहीं है, हार्ड स्टूल मतलब होता है कि बहुत टाइट और सूखी हुई लैट्रिन। ठीक है, बहुत टाइट और सूखी हुई लैट्रिन जो कि उतरने बहुत परेशानी होती है। पेशेंट को 3-3, 4-4 दिन हो जाते हैं, यहाँ तक कि हफ्ता भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि हफ्ता भी हो जाए, हो सकता है कि वो डेली जाए, परंतु स्टूल हार्ड ही होता है हमेशा। जब भी वो करता है हमेशा स्टूल यानी कि लैट्रिन हमेशा सख्त होती है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि उसके लिए कोई मुझे सॉल्यूशन बताइए, क्योंकि इनके पास में ऑलरेडी 2 महीने की दवाई खा चुकी हैं। ओके, अब इनका मैंने क्या आंसर किया था अब हम वो भी सुन लेते हैं। जी हरे कृष्णा। अगर हार्ड स्टूल की प्रॉब्लम वैसी की वैसी है तो अगर आपके पास में अमरूद मिलते हैं तो अमरूद खाइए। दूध अगर आप पी सकते हैं तो रात को 1 गिलास दूध और 2 चम्मच घी डाल के उसमें खाइए। हाँ, मैंने उनसे कहा कि अगर आपके आसपास में अमरूद मिल सकते हैं तो अमरूद आप खाइए। आप सभी लोग जानते हैं कि अमरूद से जो पेट है बहुत खुल के साफ़ हो जाता है। अभी अब देखिए कि जो भी अगर पेशेंट मुझसे इस तरह की चीज़ें पूछता है तो मैं कोई सोल्यूशन आपको ऐसे बताता हूँ कि जो विदाउट एनी मेडिसिन ठीक हो सकते हैं। केवल मेडिसिन में उन कंडीशन में आपको बताता हूँ कि जब मेडिसिन के अलावा और कोई चारा नहीं है। अदरवाइज़ तो मैं वो चीज़ आपको बताता हूँ कि विदाउट एनी मेडिसिन उनको आप ठीक कर सकते हैं। तो पहले मैंने इनको बताया अमरूद, और दूसरा मैंने इनको बताया कि 1 गिलास दूध में 2 चम्मच गाय का देसी घी डाल के आप पी सकते हैं। ठीक है, और मेरे पास में चेहरे के लिए अधिक पेशेंट होते हैं, तो आप अगर यदि अपनी चाहते हैं कि आपकी स्किन में शाइन हो, आपका रंग गोरा हो, 1 या 2 टोन साफ हो जाए, और सर्दियों में भी आपकी स्किन एकदम चमकदार रहे मेरी तरह से, तो आप 1 गिलास दूध में 2 चम्मच गाय का घी डाल के पी सकते हैं। मेरी त्वचा इसलिए इतनी चमकदार नहीं है कि मैं कि दूध में देसी घी डाल के पीता हूँ। मैं खुश रहता हूँ, इसलिए मेरी त्वचा इतनी चमकदार है। ठीक है, कंडीशन कोई भी हो, ना तो मुझे किसी की तारीफ़ का फ़र्क पड़ता है और ना ही मुझे किसी की बुराई का फ़र्क पड़ता है। अभी स्टेज वो है लाइफ की, तो इसलिए मेरे चेहरे पर इतनी चमक रहती है ऑलवेज़। और इस चमक का अगर डलनेस भी होती तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चमक होती तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए आगे हम सुनते हैं मैंने इनसे क्या कहा। वो चीज़ जहाँ में तो पैदा करेगी, साथ में पेट को भी आपको ठीक करेगी। तीसरी चीज़, कपालभाति आप डेली करें। ये कपालभाति से आपके हाथों का मोशन ठीक होगा। हाथों का मोशन ठीक होने पर ये स्टूल जो है वो डेली पास हुआ करेगा और ये हार्ड नहीं होगा। तो सिंपल 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं। सबसे मेन जरूरी चीज़ है कि आपका हाथ का मोशन बराबर होना चाहिए, उसकी गति ठीक होनी चाहिए। अगर उसकी गति ज़रा भी स्लो पड़ती है तो फिर स्टूल अपना प्रॉपर मोशन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो अंदर बड़ा हार्ड हो जाता है। तो कई बार लोगों को दिक्कत ये वाली आती है।
ठीक है, जब हम सॉल्यूशन बताते हैं तो सॉल्यूशन का रीज़न भी बताते हैं कि सॉल्यूशन हम क्यों बता रहे हैं। अब जैसे मैंने इनसे कहा कि साथ में आप कपालभाति भी कीजिए, कपालभाति करेंगे तो आंतों का मोशन ठीक होगा। हमारी आंतें गति करती हैं पेट के अंदर पड़े पड़े, जिससे कि हमारा जो मल होता है, गंदगी होती है, वो आगे की तरफ को बढ़ती है, यानी कि आंतें उसको आगे को धकेलने का काम करते हैं, जिसकी साइकिल 12 या 24 घंटे होती है। तो जब वो आपके रेक्टम में पहुंचता है तो आपको लैट्रिन करने की इच्छा होती है और आप चले जाते हैं। सिंपल सी चीज़ है। अगर आंतों का मोशन आपका स्लो हो जाए या बिल्कुल बंद हो जाए तो जो खाना है वो आगे नहीं धकेला जाएगा और वहाँ पे पड़ा पड़ा सख्त हो जाएगा, और तब तक नहीं आएगा जब तक वहाँ पे बहुत सारे इकट्ठा ना हो जाए तब तक। ठीक है, तो मेन चीज़ है कि आपका आंतों का मोशन ठीक होना चाहिए। तो मैंने इनसे यही कहा कि एक प्रॉब्लम में भी वो भी हो सकती है कि आपका आंत का मोशन प्रॉपर ना हो, तो उसके लिए कपालभाति आप कीजिए, रनिंग आप कर सकते हैं जिससे कि आपका आंत का मोशन ठीक हो। और आंत का मोशन यदि आपका स्लो है तो दुनिया की कोई दवाई आपको ठीक नहीं कर सकता। केवल और केवल आपका दौड़ना, आपकी एक्सरसाइज, आपका रनिंग करना और कपालभाति आपको ठीक कर सकती है इस चीज़ में। चलिए आगे अब सुनते हैं इन्होंने मुझसे क्या कहा। जी, एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि मैंने शायद एक ऑडियो स्किप कर दिया। सर मैं जब भी हरियाणा में जाती हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती, चाहे मैं वहाँ 1 महीना रहूँ, 10 दिन रहूँ, 15 कुछ भी, लेकिन वहाँ मुझे ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती। ये प्रॉब्लम मुझे दिल्ली में आकर ही होती है और यहीं आके पिछले 3 साल से शुरू हुई है। ठीक है, इनकी एक क्लिप बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि क्या अनएक्सपेक्टेड अब आने वाला है। ठीक है, मैं दोबारा से प्ले करता हूँ इनकी क्लिप को और दोबारा से हम बड़े ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि इनकी बीमारी का जो जड़ है ना वहीं छिपी हुई है, जो इन्होंने मुझसे अभी कहा। सर मैं जब भी हरियाणा में जाती हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती। जब भी ये हरियाणा जाते हैं इनको ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती है, ये चाहे जितने मर्जी दिन वहाँ रहें, चाहे मैं वहाँ 1 महीना रहूँ, 10 दिन रहूँ, 15 कुछ भी, लेकिन वहाँ मुझे ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती। ये प्रॉब्लम मुझे दिल्ली में आकर ही होती है और यहीं आके पिछले 3 साल से शुरू हुई है। पिछले 3 साल से शुरू हुई है और दिल्ली में ही आके होती है। और अगर आज ही हरियाणा चले जाएं तो हरियाणा में जाके प्रॉब्लम होगी ही नहीं, इनको नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। तो ऐसा क्यों? तो आगे मैंने इनको सिंपल उत्तर दिया जो कि हर कोई देता, हर एक डॉक्टर यही देता। जी, एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि दूध और घी आप लीजिए। सिंपल सी चीज़ है। अब इनको और क्या आंसर हम दे सकते हैं? अब भाई एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है तो पड़ता है। आपको हद से हद कोई उत्तर दे सकता है कि पानी के चेंज होने से फ़र्क पड़ता है ना? बट इनका आगे अब सुनते हैं इन्होंने क्या कहा। हरे कृष्णा सर लेकिन 2014 में मैं दिल्ली आई थी मार्च में और 2017 तक मैं यहाँ बिल्कुल ठीक थी। 2014 में दिल्ली आई थी और 2017 तक बिल्कुल ठीक थी, यानी कि अगर इनको हार्ड स्टूल की समस्या होती तो 2000 से 2017 तक हो चुकी होती है अब तक। ओके, 2014 से 2017 तक हो चुकी होती, क्योंकि दिल्ली आके होती है, हरियाणा में नहीं होती। और जैसे ही दिल्ली आई थी तब तक हो सकती थी। इसका मतलब एनवायरनमेंट अब समस्या नहीं है, समस्या कहीं और है। ये जो हुआ है इसके बाद ही हुआ है, तो मेरे को ये समझ नहीं पा रही मैं अभी ऐसा क्या हुआ। अब देखिए, आम बुद्धि इसको नहीं समझ पाएगी। अब आप लोग भी चक्कर काट रहे हैं ना कि क्यों हुआ आखिर। इनकी एक मैं रिकॉर्डिंग दोबारा प्ले करता हूँ, सुनिए। हरे कृष्णा सर लेकिन 2014 में मैं दिल्ली आई थी मार्च में और 2017 तक मैं यहाँ बिल्कुल ठीक थी। ये जो हुआ है उसके बाद ही हुआ है, तो मेरे को ये समझ नहीं पा रही मैं अभी ऐसा क्या हुआ। ठीक है, तो इन्होंने मैसेज मुझे कल किया था, कल या परसों, तो शायद मैंने कल इनको ये रिप्लाई दिया। देखिए, पेट में खुश्की होने का साइकोलॉजिकल रीज़न ये होता है कि डर। देखिए, अब एनवायरनमेंट में रीज़न नहीं है, खान पीन में इनका रीज़न नहीं है, तो हम चलते हैं साइकोलॉजी की तरफ। तो मैंने इनसे सिंपल यही कहा कि देखिए, अब एक कारण बचता है सिर्फ पेट में खुश्की होने का, वो है डर। अब ये डर क्या है ये तो आपको खुद पता लगाना पड़ेगा ना। मैंने तो केवल आपको क्लू दे दिया कि अगर इस तरह की दिक्कत है तो कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर कोई डर बैठा हुआ है। सुनिए आप इसको फिर से। मैंने इनसे क्या कहा कि जब इन्होंने कहा कि जी 2014 से 2017 तक तो मैं ठीक थी,
परंतु उसके बाद में फिर ये हुआ ना मुझे, तो इसका तो मुझे कारण बताओ। अगर एनवायरनमेंट की वजह से होता, चलिए मेरी बात अगर उन्होंने मानी, एनवायरनमेंट की वजह से यदि होता तो पहले हो जाता ना, पहले क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हुआ? तो हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखते हैं कि वो क्यों हो रही है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ऑप्शन खत्म हो गया, ऑप्शन एंडलेस होते हैं हमारे पास में। देखिए, पेट में खुश्की होने का साइकोलॉजिकल रीज़न ये होता है कि डर। अगर आपको पेट के अंदर किसी चीज़ का डर बैठा हुआ है तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो अभी आप हिस्ट्री में चेक कीजिए, क्या कोई साइकोलॉजिकल रीज़न ऐसा है जहाँ पर डर से आपका संबंध हो या किसी डर से आपका सामना हुआ हो। ठीक है, तो आप देखिए उस चीज़ को, आप ट्रैक कीजिए अपनी हिस्ट्री में। देखिए, आपने सुना, आपने अभी क्लिप सुनी होगी कि मैं बाद में फिर मैं क्या बोलता है इनको, मैंने सिर्फ यही कहा कि देखिए आप ट्रैक कर सकते हैं अपनी हिस्ट्री में कि डर से कोई संबंध नहीं है कि आपका, क्योंकि जब हम मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट से साइकोलॉजी की बात करते हैं तो पेशेंट को समटाइम चीज़ें याद नहीं आती या फिर पेशेंट उस बारे में जिक्र नहीं करना चाहता। तो इसलिए मैंने बाद में कहा कि चलिए ठीक है, अब ट्रैक आप कर सकते हैं अपनी हिस्ट्री में, अगर डर से कोई संबंध आपका उस समय पर रहा हो तो। आगे सुनते हैं, जो कि बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए भी। हरे कृष्णा डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरे साथ ये सब हो चुका है और ये एक बहुत बड़ा डर था जो मेरे अंदर था, लेकिन अब नहीं है। अब मैं उससे निकल चुकी हूँ, लेकिन अब सिर्फ यही प्रॉब्लम रह गई। तो प्लीज़ देखिए, इन्होंने वो चीज़ कंफर्म किया कि उस पीरियड में मुझे एक बहुत बहुत बड़ा डर था जो कि था, बट अब उस कंडीशन से मैं निकल चुकी हूँ, अब वो नहीं है, अब ये केवल प्रॉब्लम है। तो अब हम यही समझेंगे कि जब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है शरीर के अंदर से, तो फिर फिजिकल प्रॉब्लम क्या कर रही है आपकी लाइफ में। जब ये सब शुरू हुआ तब मैं उस चीज़ से निकल चुकी थी। वो पीरियड मेरा 2014 से 2017 तक था और तब मैं ठीक थी बिल्कुल, मेरा पेस भी सही था, सब कुछ था। लेकिन 2018 लेटर में ये चीज़ शुरू हुई, जो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, हल्की है, लेकिन हाँ जी है। समझ नहीं आ रहा है, मतलब कई बार लगता नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा लगता है कभी नजर आती, मैं समझ सकती। अभी देखिए, इसमें आपने पेशेंट की टोन भी सुनी होगी ना। जब पहले आप क्लिप सुन रहे थे तो उसमें पेशेंट की जो बोलने का जो तरीका था वो क्या था, है ना। बोलने के तरीके में एक सैडनेस थी, एक कहना चाहिए कि एक उत्साह नहीं था बोलने में, एक डलनेस थी बोलने में। बट जब मैंने उनको साइकोलॉजिकल जो रीज़न मैंने उनको बताया कि डर का रीज़न हो सकता है, तो उन्हें लगा कि यार वाकई में मतलब किसी ने मुझे वो चीज़ बताई है कि जो मुझे किसी ने आज तक नहीं बताई, और वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही बताई। तो इनके एक बोलने में एक उत्साह आ गया और बीच में से इनको ना स्माइल आनी शुरू हो गई। तो स्माइल आने का बस यही हमें पेशेंट के चेहरे पर चाहिए। सुनिए आप फिर से इसको। हरे कृष्णा डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरे साथ ये सब हो चुका है और ये एक बहुत बड़ा डर था जो मेरे अंदर था, लेकिन अब नहीं है, अब मैं उससे निकल चुकी हूँ, लेकिन अब सिर्फ यही प्रॉब्लम रह गई। तो प्लीज़ देखा। अच्छा, इससे पहले की क्लिप आप सुनो। हरे कृष्णा सर, लेकिन 2014 में मैं दिल्ली आई थी मार्च में, और 2017 तक मैं यहाँ बिल्कुल ठीक थी। ये जो आवाज़ है ना, इसकी आवाज़ की आप एनर्जी को फील कीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो। ये जो साउंड है इनकी, इसमें जो वाइब्रेशंस हैं, इनके साउंड के वाइब्रेशंस जो हैं, इनको आप फील करिए यदि आप कर सकते हैं तो। क्योंकि अब हम जो बात कर रहे हैं, ये अभी आप फिजिकल वर्ड को छोड़ दीजिए, अब हम बात कर रहे हैं एनर्जी वर्ड की। तो इनके जो साउंड की वाइब्रेशंस हैं, इनकी जो एनर्जी है, इनके जो बोलने का तरीका है, इनका जो बोलने का पेस है, इनके बोलने में जो एनर्जी जो निकल रही है, आप उसको फील कीजिए। जस्ट इससे पहले क्लिप थी जब मैंने उनको उनका सीक्रेट बताया था। हरे कृष्णा सर, लेकिन 2014 में मैं दिल्ली आई थी मार्च में, और 2017 तक मैं यहाँ बिल्कुल ठीक थी। ये जो हुआ है उसके बाद ही हुआ है, तो मैं कोई समझ नहीं पा रही मैं अभी ऐसा क्या हुआ।
ठीक है, और अब इनका आप सुनिए। जब ये सब शुरू हुआ तब मैं उस चीज़ से निकल चुकी थी। वो पीरियड मेरा 2014 से 2017 तक था और तब मैं ठीक थी बिल्कुल। मेरा फेस भी सही था, सब कुछ था। लेकिन 2018 लेटर में ये चीज़ शुरू हुई जो है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, हल्की है, लेकिन हाँ जी है। समझ नहीं आ रहा है, मतलब कई बार लगता नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा लगता है कभी। देखा, चीज़ों को जान लेना ही चीज़ों का सॉल्यूशन है। अब मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जब मैंने इनको ये दिखाया कि इनकी बीमारी इस वजह से है, तो इनकी बीमारी आधी क्योर हो गई समझ लीजिए। और इनका एनर्जी का लेवल आपने देखा कि इनका एनर्जी का लेवल क्या था। हरे कृष्णा डॉक्टर साहब, सुनिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखा मेरे साथ ये सब इनकी एनर्जी का लेवल, अगर इनका एनर्जी का लेवल उस समय 40 था तो ऑटोमेटिकली इनका एनर्जी का लेवल उस समय 60-70 पहुंच गया जब हमने इनको ये बात बताई। तो ऑलरेडी बहुत लंबा समय हो चुका है इनको केवल एक्सप्लेन करने में। अब मैं इनकी कंडीशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ साइंटिफिक तरीके से। ओके, तो बात रही है 90 के दशक की, यानी कि 1900 लगभग 80 की बात है। एक यंग व्यक्ति जिसका नाम था विक्टर, 21 साल का व्यक्ति, उसको सर पे चोट लगी और उसका पूरा सर खुल गया। वो एक डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर का नाम था डॉक्टर विलियम, जिनका क्लिनिक था चर्च के पास में। तो जब विलियम उनके वहाँ पर जाके जब विक्टर वहाँ पे जाके लेटा उनके एग्जामिनेशन टेबल पर, तो वो उसको स्टिचेस करने लगे और उनका दिमाग बिल्कुल दिख रहा था सामने से कि इसका यहाँ से दिमाग खुल चुका था, मतलब हड्डी निकल चुकी थी वहाँ से सर की। तो अचानक से क्या हुआ कि अचानक से दूर चर्च में बेल की रिंग बजी, और जैसे ही बेल की रिंग बजी एक खून का फव्वारा सा उसका छूटा। ठीक है, अब डॉक्टर ने देखा कि यार बेल की रिंग बजा और ये खून का फव्वारा छूटा, ये क्या चक्कर है। उन्होंने पूछा कि विलियम, क्या बेल की रिंग से तुम्हें कुछ परेशानी हो रही है? उसने कहा कि नहीं। विक्टर, क्या आपको बेल की रिंग से कोई परेशानी हो रही है? तो उसने कहा नहीं डॉक्टर, मुझे तो कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो फिर दोबारा से वो बेल की रिंग बजी, फिर से उसका खून का फव्वारा सर में से छूटा। तो उसने कहा कि नहीं, कुछ तो परेशानी आपको हो रही है, क्योंकि जब बेल बजती है, जब चर्च की जब बेल बजती है तभी आपके सर से ये ब्लड का फ्लो निकलता है, अदरवाइज तो नहीं निकलता है। तो कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। तो फिर डॉक्टर ने अपनी जिज्ञासावश पूछा कि विक्टर, क्या कुछ ऐसा है कि आपको बेल की रिंग बजने से कुछ यादें कुछ ताज़ा आपकी होती हो? तो उसने कहा कि हाँ, मेरी माँ मुझे चर्च में लेके जाया करती थी, और जब मैं बेल सुनता तो मैं डर जाता था उस समय, क्योंकि तेज़ घंटा बजता था और मैं डरपोक किस्म का व्यक्ति था, तो मैं डर जाता था उस समय जब मैं छोटा था। तो मुझे वही चीज़ रिमाइंड कराती है, वो डर, टन टन, और वो डर सक्रिय मेरा हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि 1900 के दशक में कि ऐसा हो सकता है कि जो मेमोरी जो होती है हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाके स्टोर होती हूँ। अभी मैं सबका कनेक्शन करूँगा, कन्फ्यूज आप मत होइए। तो अब इन लेडी के साथ में क्या हुआ? इन लेडी के साथ में ये हुआ, अब आगे जाके बनी है एक मैग्नेटो एन्सेफेलोग्राफ 1970 के दशक में, और 1990 में आपका बना है फंक्शनल एमआरआई। मैग्नेटो एन्सेफेलोग्राफ आपकी ब्रेन की रीडिंग को कैच करता है, उनको पकड़ता है, मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ उसकी। और फंक्शनल एमआरआई ये देखती है कि आपके दिमाग के कौन से हिस्से में ब्लड का फ्लो ज़्यादा है। फंक्शनल एमआरआई के साथ में बहुत सारे स्कैन किए हुए हैं, बहुत सारे परीक्षण किए हुए हैं फंक्शनल एमआरआई पर। फंक्शनल एमआरआई के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगा, जिससे कि आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक 100 लोगों की ग्रुप को बुलाया गया, ठीक है, और उन लोगों को एक तो ओबामा के पिक्चर दिखाई गई, एक नाइफ की पिक्चर दिखाई गई और एक बिल्ली की पिक्चर दिखाई गई। यानी कि 3 चित्र अलग अलग उनको दिखाए गए, ओबामा, बिल्ली और आपका चाकू। ओबामा, बिल्ली एंड चाकू, तीनों चित्र उनको दिखाया गया, और फिर उनकी दिमाग की एक्टिविटी को देखा गया कि ब्लड की दिमाग के कौन से हिस्से में ब्लड ज़्यादा है। वो पिक्चर उनको दिखाने के बाद में सभी का स्कैन किया गया, और आश्चर्य की बात यह थी कि सभी के दिमाग के एक ही जगह पर हिस्से पर ब्लड फ्लो ज़्यादा था। ओबामा की पिक्चर दिमाग के किसी और हिस्से में बनी, चाकू की पिक्चर दिमाग के किसी और हिस्से में बनी, और बिल्ली की पिक्चर दिमाग के किसी और हिस्से में जाके बनी।
यानी कि वहाँ 3 जगहों पर ब्लड का फ्लो ज़्यादा था। क्योंकि हमने एक साथ वो इमेज देखी थी तो इसलिए एक साथ उसका MRI किया गया और 100 के 100 लोगों में एक साथ था वो। ठीक है, 1 महीने के बाद में जब उनको बुलाया गया, उन्होंने देखा ना कि सेल्फ हिप्नोसिस कैसे काम करती है, ये जो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है दिमाग को, आदमी को कैसे कंट्रोल करके चलता है। जब उनको 1 महीने के बाद में जब बुलाया गया वहाँ पर, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने केवल और केवल उस बिल्ली की पिक्चर उनको दिखाई, ओबामा की नहीं दिखाई, चाको की नहीं दिखाई, केवल और केवल बिल्ली की उनको जो है पिक्चर दिखाई। और जब उन्होंने बिल्ली की पिक्चर उनको दिखाई तो एक स्कैन उन्होंने पहले किया था जो कि बिल्कुल नॉर्मल था। बिल्ली की पिक्चर दिखाने के बाद में एक स्कैन उन्होंने बाद में किया, और जब बिल्ली का उन्होंने एक चित्र दिखाया तो आश्चर्य की बात थी कि जब जहाँ पर ओबामा, जहाँ पर चाकू और जहाँ पर बिल्ली की तस्वीर बनी थी वो तीनों जगह ब्लड का फ्लो ज़्यादा था। अब उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा कि बिल्ली को देख के आपको क्या चीज़ें याद आई, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी हमें तो कुछ भी याद नहीं आया, हमें तो बिल्ली ही दिखाई दी है केवल। परंतु बिल्ली के देखने पर आपके जहाँ पर ओबामा की तस्वीर बनी थी वहाँ पर ब्लड क्यों ज़्यादा हुआ, ब्लड का फ्लो वहाँ पे क्यों ज़्यादा क्यों हुआ। जहाँ पे चाकू की इमेज बनी थी वहाँ पर ब्लड का फ्लो ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि बिल्ली की इमेज दिखाई थी वहाँ पर तो ब्लड का फ्लो ज़्यादा होना ही होना था। तो वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि जब हमारे एनवायरनमेंट में जब चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं, यानी कि जो भी चीज़ हम देखते हैं, सुनते हैं, स्मेल करते हैं, वो मेमोरी हमारे दिमाग के अंदर स्टोर हो जाती हैं। और जब हम कभी दोबारा उस रास्ते से गुजरते हैं तो वही की सारी मेमोरी हमारे दिमाग के अंदर सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए कहीं कहीं पर आपको लगता है कि जब मैं सर्टेन तरह के एनवायरनमेंट में रहता हूँ तो मैं यहाँ बीमार रहता हूँ, भले ही चाहे मैं कितना भी खुश रहूँ बट मैं यहाँ बीमार हूँ। परंतु जब मैं किसी और एनवायरनमेंट में जाता हूँ तो वहाँ पे खुश हूँ। इसका मुझे कारण नहीं पता लगता, जबकि खुश तो मैं वहाँ पर भी हूँ और खुश तो मैं वहाँ पर भी हूँ। हाँ, इस एनवायरनमेंट में मुझे आप पता नहीं आके क्यों मैं इतना दुखी हो जाता हूँ, सैड हो जाता हूँ, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपका जो दिमाग का दूसरा हिस्सा बैठा हुआ है ना, सबकॉन्शियस, वो आपको कंट्रोल कर रहा है पीछे से। उस एनवायरनमेंट के साथ में कुछ ऐसी मेमोरी आपकी जुड़ी हुई हो कि आप बार बार उस चीज़ को देखते हैं और आपके दिमाग के वो सभी हिस्से सक्रिय हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको परेशानियां हुई थी। हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल ये है कि एक पेशेंट था, पेशेंट को बहुत डर का सामना करना पड़ा था। मैंने इसका जिक्र पहले भी किया है, ठीक है। बहुत सारी समस्याएं थी उसको, बट उसकी जो एंग्जाइटी थी ना, और एक जो पीच की वजह से जो उसको एलर्जी थी वो नहीं जाती थी उसकी। उसने बहुत इलाज किया, होम्योपैथी, एलोपैथी, तरह तरह के डॉक्टर को दिखाया, साइकेट्रिस्ट को दिखाया, बट नो रिलीफ। फिर पीच से उसको इतनी एलर्जी होती थी कि अगर वो स्मेल भी कर ले ना पीच को या देख भी ले पीच को तो वो चक्कर खा के नीचे गिर जाती थी और उसको दौरे पड़ जाते थे। इतनी भयंकर उसको एलर्जी थी पीच से। खाने की चीज़ होती है, ठीक है, आई थिंक उसको अड़ू बोलते हैं। तो इतनी भयंकर उसको एलर्जी थी पीच से। अब क्या हुआ कि जब अभी ये तो वो कहीं भी गिर सकती है। अब जैसे मान लीजिए वो ड्राइव कर रही है और कोई अड़ू पेशेंट आ गया, पीच पेशेंट आ गया, वो तो बेहोश होकर नीचे गिर जाएगी, वो तो एक्सीडेंट कर देगी, वो तो किसी को मार देगी। कंडीशन बहुत खतरनाक थी। तो फिर वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास में गई जो कि हिप्नोथेरेपी करता था, हिप्नोसिस करता था, सम्मोहन करता था। वो व्यक्ति उनको पीछे उसने सम्मोहित किया। सम्मोहित कोई जादू टोना नहीं है, केवल एक विज्ञान है। सम्मोहित किया, हिप्नोटिज्म किया और उसको समय के पीछे बैग लेके गया उसने। और वो एक ऐसे स्टेज पर पहुंचा जहाँ पे उसको, लेडी को, बहुत बड़ा ट्रॉमा लगा था। उसके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था। तो उसने फिर वहाँ पर जब बच्चा एक्सीडेंट हुआ था, लाइफ के अंदर उसके सबसे बड़ा ट्रॉमा वही था कि जी मैंने अपने बच्चे की एक्सीडेंट की खबर सुनी थी और उसके बाद से ही मुझे पीच की एलर्जी हो गई है, ठीक है। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने देखा कि अब आप बताइए कि अब आप कमरे में बैठी हुई हैं, आप क्या कर रही हैं। उसने कहा कि मैं मैगजीन पढ़ रही हूँ। दीवार का रंग कैसा, उन्होंने बताया। कमरे में खुशबू कैसी है, उन्होंने बताया। मतलब वो लाइफ उन्होंने दोबारा जी, अब से 10 साल पहले की, जब उन्होंने वो बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था। चलिए अब बताइए, जब वो बेहोश अवस्था में थी, सम्मोहन वाली अवस्था में थी, कि चलिए अब बताइए कि अब आगे क्या हो रहा है आपके साथ में। उन्होंने कहा कि जी फ़ोन पे रिंग बजी। उस समय लैंडलाइन होते थे कि जी लैंडलाइन पर रिंग बजी है, मैं उठी हूँ, चली हूँ और मैंने फ़ोन पिक किया। जी फ़ोन का रंग क्या था, जी ब्लू कलर का फ़ोन था, ठीक है। फ़ोन उन्होंने पिक किया। अब क्या हुआ, फ़ोन पिक करने के बाद में मेरे बेटे की मैंने खबर सुनी कि उसका एक्सीडेंट हो गया और मैं एकदम शॉक रह गई कि एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि चलिए अब उसी शॉक वाली अवस्था में रहिए और मुझे बताइए कि आप अपने आसपास में क्या क्या चीज़ें देख रही हैं। क्या कोई वहाँ पर
तो कोई टोकरी रखी है? उसने कहा जी टोकरी तो नहीं है। क्या कोई वहाँ पर आड़ू रखा हुआ है, पीछ रखा हुआ? कहते जी वहाँ तो नहीं है। आसपास में आप देखिए कोई खा रहा हो बैठ के। तो उसने देखा कि क्या आपके दोनों हाथों में क्या है? जो उसने कहा कि एक हाथ में मेरे फ़ोन है और एक हाथ में आड़ू है। आड़ू यानी कि पीच, शायद उसको आड़ू ही बोलते हैं ना, कि आड़ू है। तो उन्होंने कहा कि आपका जो एलर्जी का रीज़न है वो ये है कि आपके हाथ में उस समय आड़ू था। उसने कहा कि लेकिन आड़ू की तरफ तो मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था। उसने कहा कि दे ध्यान हो या ना हो, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन सब कुछ रिकॉर्ड करता है। कैसे रिकॉर्ड करता है? अभी छोटा जस्ट एग्जाम्पल, आपने कपड़े पहने हुए ना, आपकी आस्तीन यहाँ टच हो रही है, यहाँ टच हो रही है, कंधे पर टच हो रही है, यहाँ टच हो रही है, टच हो रही है ना। जब मैंने आपसे नहीं कहा था कि टच हो रही है तो क्या आपको पता था कि टच हो रही है? लेकिन जब मैंने आपसे कहा कि टच हो रही है तब आपने ध्यान दिया कि हाँ यार वाकई मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ पे मेरी आस्तीन टच हो रही है, यहाँ पर मेरा कपड़ा तंग है, वहाँ से मेरा कपड़ा तंग है। ध्यान दिया ना। इससे पहले वो नहीं था क्या? था, बट जब आपने ध्यान दिया तभी आपके वो कॉन्शियस में आना स्टार्ट हुआ। तो ये जो आपके जो टच हो रही थी इसके मेमोरी कहाँ जा रही थी आपके? ये सबकॉन्शियस ब्रेन में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रही थी बिना आपकी परमिशन के। यानी कि आधे से ज़्यादा काम तो बिना आपकी परमिशन के हो जाता है जी। तो आधे से ज़्यादा काम तो आपकी बिना परमिशन के हो जाता है। अब साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमारी जो दिमाग है वो 1 सेकंड के अंदर, ओनली इन 1 सेकंड, लगभग 40 से 50 जीबी डाटा को अपने अंदर स्टोर करता है। 40 से 50 जीबी डाटा आप समझते हो? जो लोग टेक्निक से जुड़े हुए हैं वो लोग समझ सकते हैं कि 40 से 50 जीबी डाटा ओनली इन 1 सेकंड में आपका माइंड रिसीव करता है। आपको पता कितने का लगता है? केवल 28 KB या 18 KB बस। यानी कि 99.99 मतलब 99.999999% डाटा आप छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको टी शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, ये मैंने स्वेट शर्ट पहनी हुई है, टी शर्ट पहनी हुई है। ये समझ लीजिए कि ये जो डाटा है ये पूरा का पूरा 50 GB का डाटा मैंने पहना हुआ है। अब इसमें से एक सुई की नोक लगा लो, एक सुई की नोक बराबर आपको पता है कि आपके दिमाग के अंदर ये रिसीव हो रहा है। अभी आप मुझे देख रहे हो, ठीक है, परंतु आपके आँख से, आपके कान से, आपके हाथों के टच से ये सभी चीज़ें आपके साथ में रिकॉर्ड हो रही हैं। आप जो सुन रहे हो वो रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, साथ में ये मेरा कलर, ये मेरी दाढ़ी, ये मेरी आंखें, ये मेरा बोलना, ये दीवार पीछे से सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और आप कभी नहीं भूलते हैं इस चीज़ को ना, नेवर, ठीक है। तो ये चीज़ काम करती है सेल्फ हिप्नोसिस का काम। तो मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिए, एक तो ओबामा चाकू और बिल्ली का, और दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पर उन डॉक्टर का। हाँ, अब वो पेशेंट बिल्कुल ठीक है। जब उसको जगाया गया तो उसको कहा गया कि जो पीच एलर्जी आपको है ये उस कारण से थी आपको, अब आप सब कुछ ठीक है, अब आप भूल जाइए। मतलब हिप्नोसिस जब वो सम्मोहन में थी तभी उसको ये सजेशन दिया गया कि अब आप भूल जाइए इसको, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब आप बिल्कुल ठीक है। और जब वो लेडी उसकी वहाँ पे उसको पीच खिलाया गया, सूंघने की या देखने की बात तो दूर, उसको वहाँ पर मंगा के खिलाया गया और उस लेडी को कुछ नहीं हुआ। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार था। चमत्कार नहीं कहेंगे, इसको साइंस कहेंगे, क्योंकि कोई भी चमत्कार तब तक चमत्कार रहता है जब तक उसकी तकनीक को खोज ना लिया जाए, जब तक कि उसके पीछे की साइंस को ना खोज लिया जाए। और जब हम उसके पीछे की साइंस को खोज लेते हैं तब वो एक चमत्कार से तकनीक बन जाती है चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो पहले वो चमत्कार था, अभी तो कोई सोचेगा अरे ये जादू टोना होता है, इसके चक्कर में मत पड़ो। अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर यही बोलेंगे, जादू टोना छोड़ो उसको। आज भी इनमें तो विश्वास करते हो, परंतु ये एक तकनीक है, ये एक टेक्निक है ठीक करने के लिए, ठीक है। और मैंने कैथरीन की स्टोरी मैंने शेयर भी किया था। चलो ये तो इस लाइफ की बात थी, मैंने तो उसकी पास्ट लाइफ का शेयर किया था कि पास्ट लाइफ से वो बंदी बीमारी लेकर आ रही है, ठीक है। और ये वाला काम मैंने नहीं किया, ये एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर ब्रायन वीज, ये उन्होंने किया है और अब तक हज़ारों पेशेंट के साथ में ऐसा परीक्षण कर चुके हैं। तो यू आर सो पावरफुल। बॉटम लाइन ये है कि आपके अंदर इतनी क्षमता है कि अगर आप बाहर से ध्यान हटाकर अपने अंदर केंद्रित कर लो ध्यान को, आपका जो सारा प्रकाश है, सारी ऊर्जा है, वो बाहर जा रही है। अगर उसको आप पलट लो, यानी कि अपनी आंखें पलट लो, आप बाहर देखने के बजाय अगर आप शरीर के अंदर झांकना स्टार्ट कर दो ना, तो
आपसे ज़्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन लेडी की। अब इन लेडी के साथ में क्या सेल्फ हिप्नोसिस चल रहा है। मैंने इनको बाद में यही मैसेज किया कि आप ना सेल्फ हिप्नोसिस से ग्रसित हैं, और अभी तो आप मेरी बात को समझेंगे नहीं, परंतु मैं जब वीडियो बनाऊंगा इसको लेके तब मैं ये बात आपको समझाऊंगा। आपने उनकी बातें सुनी कि जब दिल्ली आती हैं तब ऐसा होता है, हरियाणा जाते हैं तो ऐसा नहीं होता। भाई इसका क्या रीज़न है? एनवायरनमेंट हो सकता है। एक साधारण बुद्धि का डॉक्टर तो यही आंसर देगा। अभी इसका आंसर आपको मैं देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जब वो दिल्ली जाती हैं तो उनको 2014 से 2017 के बीच में किसी सर्टेन डर का सामना करना पड़ा उनको, जो कि उनके पर सेकंड 50 GB के माध्यम से उनको स्टोर होता रहा। वो स्ट्रेस, वो देखना, वो सोचना, वो समझना, वो स्मेल करना, वो सभी चीज़ें उनके दिमाग के अंदर स्टोर है। ठीक है, और कई लाख GB का डाटा उनके दिमाग के अंदर स्टोर है, और वो उसको कंट्रोल कर रहा है उनकी लाइफ को। जब वो हरियाणा जाती हैं तो एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है। जब वो वहाँ पे जाते हैं तो उनको अपनी बचपन की यादें आती होंगी कि अरे यार, अच्छा यार ये कुआं है, कितना अच्छा था यहाँ पे। तो उनके दिमाग के अंदर वही सारी मेमोरी दोबारा से उछाले मारने लगती हैं। उनको बिना परमिशन लिए, उनसे बिना पूछे वो मेमोरी फिर से उनकी एक्टिव हो जाती है, जो कि उनको ठीक करने का काम करती हैं। ठीक है, अब ये जो मेमोरी थी, अब इस मेमोरी ने इसको ओवरराइट कर लिया, डर वाली मेमोरी को। क्यों? क्योंकि अब उनकी लाइफ में अब वो चीज़ वो देख रही हैं जो जिनसे उनका एक हंसी खुशी का नाता जुड़ा हुआ है। अब वो चीज़ देख रही हैं। परंतु जब वो दिल्ली जाते तो दिल्ली में क्या होता है? दिल्ली में वो जाती है, डर अब नहीं है, लेकिन माहौल तो वही है ना। डर का माहौल मैं नहीं कह रहा हूँ कि जहाँ पे वो रही, जो चीज़ उन्होंने देखी कि दिल्ली में हुआ, तो पहली बात तो दिल्ली का नाम ही काफ़ी है कि मैं दिल्ली जा रही हूँ। दिल्ली नाम से उनके दिमाग के अंदर फिर से उन्हीं जगहों पर रक्त का स्त्राव ज़्यादा हो जाएगा जहाँ पे वो मेमोरी स्टोर है। और जब वो रक्त का स्त्राव वहाँ पर ज़्यादा होगा और उस रक्त के स्त्राव दिमाग के जिस हिस्से से शरीर का जो हिस्सा कंट्रोल हो रहा है उस हिस्से को इफेक्ट करेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिजीज़ या सोमेटोसाइकिक डिजीज़। साइकोसोमेटिक डिजीज़ मतलब कि दिमाग से पैदा होकर शरीर तक चलने वाली बीमारी। अभी आप समझे, जब वो दिल्ली जाती हैं तो समझ लीजिए दिल्ली के नाम से ही जितना भी उनके डाटा दिमाग के अंदर रिसीव है वो सारी की सारी चीज़ें फिर से अपनी पीक पे आ जाती हैं विदाउट उनकी कॉन्शियसनेस। क्योंकि कॉन्शियसनेस तो वही है कि 18-28 के भी पता आपको लग रहा है, परंतु जो 50-60 GB का डाटा है वो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। इसलिए उनको पेट में खुशकी वहाँ पे जाके हो जाती है। सिंपल चीज़ है। और जब तक उनको ये सेल्फ हिप्नोसिस तोड़ा नहीं जाएगा, या तो उनको हिप्नोटाइज करके या फिर होम्योपैथिक कोई मेडिसिन उनको ऐसी मिल जाएगी जो कि उनके डिल्यूजन को दूर करे, या फिर उनको केवल जस्ट अवेयरनेस कि अच्छा यार इस वजह से है मुझे ये, ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं ठीक हो जाऊँगा, तो डेफिनेटली वो इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। और आपने देखा ना, अभी जस्ट आपने लाइव एग्जांपल देखा कि पहले बोलने की टोन क्या था, टेक्सचर क्या था, वाइब्रेशंस क्या थी, पता लगने के बाद में बोलने की टोन, बोलने का स्ट्रक्चर, बोलने की वाइब्रेशन क्या उनकी हो गई, आपने वो सब कुछ देखा। ठीक है, तो हमारी लाइफ, हमारी साइकोलॉजी हमें इस तरह से इफ़ेक्ट करती है हमारी लाइफ के अंदर। ओके, तो चलिए, मुझे लगता है कि आज आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इसी तरह से जिस रोग का मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, जैसे अक्सर झाइयाँ होती हैं, तो झाइयाँ इसलिए बड़ी मुश्किल होता है इसको ठीक करना, क्योंकि आप उसी एनवायरनमेंट में जिए जा रहे हैं। बस आपको चेंज करने की ज़रूरत है अपना सेल्फ हिप्नोसिस। अभी मेरे पास में एक पेशेंट है, क्योंकि मैं पेशेंट को फॉलो लेता रहता हूँ। तो पेशेंट, उन्होंने मेरे से कहा कि डॉक्टर साहब मैंने आपका पहली बात तो मुस्लिम है, और जो मुस्लिम पेशेंट हैं उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरा नाम ये है। और जब मैंने उनके पास में कॉल लगाया तो उन्होंने कहा कि राधे राधे डॉक्टर साहब। मैंने कहा जी राधे राधे। बहुत कम एक्सपेक्ट ये होता है कि कोई मुस्लिम आपको इस तरह से बोले कि डॉक्टर साहब राधे राधे। मैं जी राधे राधे, कैसे हैं आप? जी मेरा नाम ये है। तो मुझे डाउट हुआ कि यार पता नहीं, ये तो नाम तो मुझे मुस्लिम लग रहा है, फिर तो राधे राधे उन्होंने मुझे कहा। ठीक है, फिर आगे उन्होंने कहा कि मैं आपके जो मंत्र आपने दिया हुआ है कि ये मैं जाप करती हूँ। मैंने तो पूछा नहीं कि आप कौन से रिलीजन से हैं। रिलीजन से में क्या मतलब हो सकता है किसी के, है ना, कि मैं इस मंत्र का जाप करती हूँ आपके, जो आपने मुझे दिया। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने कहा कि मुझे इससे इफेक्ट भी पड़ रहा है।
उन्होंने मुझे एग्जाम्पल बताया, ये अभी एग्जाम्पल भी उन्होंने एनर्जी का बताया, नॉट इन माइंड नॉट इन बॉडी बट आउटर, यानी कि दिमाग के जो परे की चीज़ें, उन्होंने मुझे एग्जाम्पल बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं जब भी सोती हूँ तो मुझे एक सपना आता था कि मैं जा रही हूँ बट मैं कभी अपनी जगह पर नहीं पहुँच पाती थी जहाँ पर मैं जा रही हूँ। मुझे मान लीजिए कि मुझे यहाँ से मुंबई पहुँचना है तो मैं कभी मुंबई पहुँच ही नहीं पाती थी, मैं बीच में कहीं अटक जाती थी, खो जाती थी। लेकिन जब से मैंने आपका मंत्र कहना शुरू किया है अपने मन में, जब भी मुझे याद आता है आई एम बेटर, आई एम बेटर, आई एम बेटर, कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी निकलनी शुरू हो गई है। और जब मुझे अगली बार जब सपना दिखाई दिया तो मैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच गई। लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे इतना पॉजिटिव महसूस हुआ और सपने के अंदर भी मैं अपने जो मेरा डेस्टिनेशन था, जहाँ तक मैं आज तक नहीं जा पाई बचपन से, मैं वहाँ सपने के अंदर ही पहुँच गई। तो केवल मंत्र ने ही इतना काम किया। ठीक है, तो अभी आप समझ सकते हैं कि हमारा जो ये हिप्नोसिस है ना, ये जो हम बोलते हैं, ये जो हम करते हैं, ये कितना बड़ा इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर लेके आता है। ठीक है, अगर आपके मन के अंदर थोड़ा सा भी डाउट है ना, थोड़ा सा भी डाउट कि यार चलो करके देख लेते हैं, ठीक होता है तो ठीक है, समटाइम अगर उसकी जड़ें बहुत गहरे में हैं तो फिर बहुत मुश्किल पड़ती है ठीक करना। अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दिल से लगाना छोड़ दीजिए, बीमारी आपकी छूट जाएंगी सब। मेन चीज़ है दिल से मत लगाइए किसी भी चीज़ को, और मेरी तरह जी लीजिए कि ना तो खुश में खुश, ना ही गम में दुखी, ना ही किसी की तारीफ से खुश होना, ना ही किसी की बुराई से परेशान होना। अगर आप इस स्टेज में आ जाते हो तो वाकई में आप किसी भी रोग से अपने मुक्ति पा सकते हैं, A to Z रोग, वो चाहे नज़ला जुकाम से लेके इवन आपके कैंसर तक। तो चलिए मैं आगे आपको इस विषय में ट्रेंड करूँगा आपको धीमे धीमे, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मुझे इस विषय में अब आगे बढ़ना चाहिए। और इतनी देर मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने लंबे समय आपने मुझे सुना, इतना प्रेम से आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें और परमात्मा सभी का भला करे।